नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। पिछले वीडियो में शिक्षण अभिवृत्ति यानी पेडागोगी शिक्षा शास्त्र से संबंधित 110 प्रश्न को सॉल्व किया गया। आज उसी पेडागोगी का 111 प्रश्न से सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 111 है। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। ए केवल वंशानुक्रम कारक, बी केवल वातावरणीय कारक, सी वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक जो है व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 112 है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिक विभिन्नता का आधार नहीं है? ए भाषा के आधार पर, बी लिंग के आधार पर, सी बुद्धि के आधार पर, डी गुण के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है डी गुण के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता नहीं है, भाषा, लिंग और बुद्धि। प्रश्न संख्या 113 है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्व प्राप्त करने की आयु में तो है, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक कक्षा में उनके बैठने का क्रम, भी व्यक्तिक विभिन्नता, से विद्यालय आने और जाने के उनके भिन्न साधन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी व्यक्तिक विभिन्नता। प्रश्न संख्या 114 है। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? ए केवल परिवार का, बी केवल समुदाय का, सी परिवार एवं समुदाय दोनों का, डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसका सही उत्तर है सी परिवार एवं समुदाय दोनों का प्रभाव जो है मानव के व्यक्तित्व पर पड़ता है। 115 है। निम्न में कौन सा यह से शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं? ये शारीरिक गठन, बी लिंग भेद, सी शारीरिक आकार, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी जो है शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। 116 नंबर है। निम्न में कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है? ए वंशानुक्रम, बी जाति, सी शिक्षा, डी समाज। तो इसका सही उत्तर है बी जाति जो है व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है, वंशानुक्रम, शिक्षा और समाज ये कारण है। 117 नंबर प्रश्न है। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 भाषा, 2 आयु एवं बुद्धि, 3 अभिवृत्ति, 4 गत्यात्मक कौशल। व्यक्तिक विभिन्नता के कारणों के रूप में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2 विकल्प इसमें जो है सत्य है, आयु एवं बुद्धि। प्रश्न संख्या 118 है। निम्न में कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है? ए बुद्धि परीक्षण, बी व्यक्तित्व परीक्षण, सी पाठ्यक्रम परीक्षण, डी अभिरुचि परीक्षण। इसका सही उत्तर है सी पाठ्यक्रम परीक्षण जो है वो व्यक्तिक विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है। बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है। 119 नंबर है। निम्न में कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने के माध्यम है? ए उपलब्धि परीक्षण, बी संवेग परीक्षण, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी उपलब्धि परीक्षण और संवेग परीक्षण जो है व्यक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने का माध्यम है। प्रश्न संख्या 120 है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। 2 व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर बल डालता है। 3 कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सत्य है। प्रश्न संख्या 121 है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं। 3 शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका नगण्य होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है बी केवल 1 कथन जो है सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। 122 है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ए शिक्षण कौशल, बी कार्य का विश्लेषण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी शिक्षण कौशल और कार्य का विश्लेषण शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। 123 है। शिक्षकों हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। ए बीएड, बी सी टेट, सी फी टेट, डी नेट। इसका सही उत्तर है सी फी टेट जैसा कोई भी योग्यता शिक्षक के लिए नहीं है। बीएड है
बैचलर ऑफ एजुकेशन, सीटेट है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। 124 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। 2, सामाजिक प्रथाएं एवं रूढ़ियां शिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करती। 3, शिक्षण का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1 और 3 कथन जो है सही है। यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावी होते हैं, सही है, और शिक्षण का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। प्रश्न संख्या 125 है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। यह कथन किस विद्वान का है? ए स्मिथ, बी स्किनर, सी जीन पियाजे, डी कार्टन ए गुड। तो इसका सही उत्तर है डी कार्टन ए गुड का ये स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 126 है, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शिक्षण सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रोचक तरीके के माध्यम से शिक्षण प्राप्त करना है। 2, यह सामग्री शिक्षण के दौरान पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक होती है। 3, लिखित या मौखिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के विषय में सही है। प्रश्न संख्या 127 है, शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 128 है, शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन निम्न में कौन सा है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी श्रव्य दृश्य साधन, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी, यानी श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन ये सभी जो हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन है। 129 है, निम्नलिखित में कौन शिक्षण के श्रव्य साधन है? ए फोनोग्राफ रिकॉर्ड, बी रेडियो प्रसारण, सी मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी जो है इसमें शिक्षण के श्रव्य साधन है। 130 है, निम्न में कौन सा श्रव्य साधन का प्रकार नहीं है? ए रेडियो, बी ग्लोब, सी टेप रिकॉर्डर, डी ग्रामोफोन। इसका सही उत्तर है बी ग्लोब जो है श्रव्य साधन नहीं है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन श्रव्य साधन है शिक्षण का। 131 है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? साधन है ए श्रव्य प्रतिमान, बी दृश्य ग्राफ, सी श्रव्य दृश्य टेलीविजन, डी श्रव्य चार्ट। तो इसका सही उत्तर है ए श्रव्य जो है प्रतिमान, ये गलत है। बाकी दृश्य ग्राफ है, श्रव्य दृश्य टेलीविजन है, श्रव्य जो है चार्ट है। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में वर्ष 1936 में सर्वप्रथम आकाशवाणी से समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। 2, वर्ष 1957 में भारत में विविध भारत की शुरुआत हुई। 3, रेडियो एक श्रव्य दृश्य साधन है। उपरोक्त में से औसत विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है डी, केवल 3 इसमें जो है वो गलत है। रेडियो एक श्रव्य दृश्य साधन है ना, क्योंकि सिर्फ रेडियो जो है सिर्फ श्रव्य साधन है, दृश्य साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित में कौन सा दृश्य साधन है? ए स्लाइड्स, बी ग्रामोफोन, सी फोनोग्राफ रिकॉर्ड, डी मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। तो इसका सही उत्तर है ए स्लाइड्स जो है वो दृश्य साधन है। बाकी ग्रामोफोन, फोनोग्राफ और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर ये सिर्फ श्रव्य साधन है। 134 है, निम्न में कौन सा दृश्य साधन नहीं है? ए ग्रामोफोन, बी रेडियो, 3 टेप रिकॉर्डर, 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी जो है दृश्य साधन नहीं है, ये सभी जो है ये श्रव्य साधन है। 135 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, श्रव्य साधन में सुना और देखा जाता है। बी, दृश्य साधन में देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है। 3, श्रव्य सदृश्य साधन में केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका सही उत्तर है डी, ये सभी कथन जो है वो गलत है। 136 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार है और सामग्री है। 1, श्रव्य साधन फोनोग्राफ रिकॉर्डर, बी दृश्य साधन रेडियो, 3, श्रव्य दृश्य साधन स्लाइड। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 2 जो है दृश्य साधन रेडियो जो है ये गलत नहीं है, ये गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। बाकी श्रव्य साधन फोनोग्राफ है और श्रव्य दृश्य साधन स्लाइड है।
137 है मल्टीमीडिया में शामिल होता है। ए ऑडियो, बी वीडियो, सी फिल्म, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी मल्टीमीडिया में ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 138 ए ग्लोब शिक्षण सामग्री का दृश्य साधन है। बी प्रतिमान काल्पनिक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं। 3 स्लाइड सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में सहायक होता है। डी ग्राफ सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक संबंधों के दृश्य के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है 138 का सही उत्तर है बी प्रतिमान काल्पनिक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं, ये सही है। 139 है शिक्षण में श्याम पट का उपयोग यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए किया जाता है? 1 पाठ्य विवरण, 2 सारांश एवं गृह कार्य, 3 मूल्यांकन कार्य। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और तीनों जो है ब्लैक बोर्ड के बारे में सही है। 140 है शैक्षणिक वातावरण में कौन सा घटक शामिल होता है? ए शिक्षण की सुगम प्रणाली, बी अवसंरचना का उन्नत विकास, सी अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी जो है शैक्षणिक वातावरण में घटक है। 141 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इंटरैक्टिव वीडियो शिक्षण में सहायक दृश्य श्रव्य सामग्री है। 2 शैक्षणिक विकास में परिवार की भूमिका विद्यालय से नामात्र की होती है। 3 शिक्षण संस्थाएं बच्चों की बौद्धिकता को बढ़ाने हेतु मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का भी सहारा लेती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं हैं? इसका सही उत्तर है ए केवल एक जो है इसमें सही है। इंटरैक्टिव वीडियो शिक्षण में सहायक दृश्य श्रव्य सामग्री है, ये गलत नहीं है, ये सही है। और 2 और 3 गलत है। 142 है निम्न में कौन सही सुमेलित है? 1 श्याम पट मूल्यांकन कार्ड, 2 प्रदर्शन बोर्ड बुलेटिन कार्ड, 3 संवाद सामग्री इंटरैक्टिव वीडियो। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। श्याम पट मूल्यांकन कार्ड, प्रदर्शन बोर्ड बुलेटिन कार्ड और संवाद सामग्री इंटरैक्टिव वीडियो। 143 है निम्न में कौन शिक्षण को प्रभावित करते हैं? 1 शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंध, बी शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंध और शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय ये शिक्षण को प्रभावित करते हैं। 144 है श्रव्य दृश्य साधन के लाभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इस साधन से छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 2 श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को और अधिक तेजी से सीखने में मदद करते हैं। 3 श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में कम प्रभावकारी होते हैं। 4 श्रव्य दृश्य साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में है। उपरोक्त में से औसत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी 3 और 4 इसमें गलत है। 1 और 2 विकल्प सही है। 145 नंबर प्रश्न है श्रव्य दृश्य साधन की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यदि श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग में एकरूपता न रहे तो यह स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाता है। 2 श्रव्य दृश्य साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है। 3 इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी के स्वतंत्र विचारों और दृष्टिकोणों में बाधा पहुंच सकती है। उपरोक्त में से कौन से विकल्प सत्य है? इसका सही उत्तर है डी सभी विकल्प इसमें सत्य है श्रव्य दृश्य साधन की सीमा के संबंध में। 146 है एडगर डेल के दृश्य श्रव्य संकूप में सबसे ऊपर किस प्रतीक या सामग्री को स्थान दिया गया है? ए रेडियो रिकॉर्डिंग, बी शाब्दिक प्रतीक, सी प्रदर्शन सामग्री, डी पर्यटन यात्राएं। इसका सही उत्तर है बी शाब्दिक प्रतीक को जो है एडगर डेल के दृश्य श्रव्य शंकु में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। 147 है एडगर डेल ने विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया था। ए वर्ष 1955, बी 1957, सी 1960, डी 1964। तो इसका सही उत्तर है सी 1960 ईस्वी में एडगर डेल ने विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल को प्रस्तुत किया था। 148 है संस्थागत सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है, असत्य है? ए संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचि बनाकर शिक्षण से प्रभावी बनाती है। बी संस्थाएं शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करने में अक्षम रही है।
सी संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण जांच जैसी महत्वपूर्ण पहल करती है। डी संस्थाएं प्रबंध एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती है। इसका सही उत्तर है बी, संस्थाएं शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करने में अक्षम रही है। ये संस्थागत सुविधाओं के संदर्भ में गलत है। 149 है, शैक्षिक विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ए परिवार की, बी समाज की, सी राज्य की, डी सभी की। इसका सही उत्तर है ए, परिवार की सबसे प्रमुख भूमिका शैक्षिक विकास में होती है। 150 है, शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ए जीवन आकांक्षा, बी जनसंख्या की प्रकृति, सी आर्थिक स्तर, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी जो है शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जीवन आकांक्षा, जनसंख्या की प्रकृति और आर्थिक स्तर। 151 है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि ए समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बी संपूर्ण शांति रहे, सी बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, डी छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। इसका सही उत्तर है सी, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। ये एक सजीव कक्षा की सबसे सही स्थिति है। 152 है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। ये शिक्षण सामग्री की विविधता, बी शिक्षक छात्रों को ये सजीव अंतःक्रिया, सी संपूर्ण शांति, डी सख्त अनुशासन। इसका सही उत्तर है बी, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया जो है वह एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। 153 है, राज्य में शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण का प्रमुख कारक है। ए राज्य की प्रकृति, बी राज्य की संरचना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी राज्य की प्रकृति और राज्य की संरचना राज्य में शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण का प्रमुख कारक है। 154 है, शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। ए शिक्षक केंद्रित विधियाँ, बी शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी शिक्षक केंद्रित विधियाँ और शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। 155 है, निम्न में कौन शिक्षक केंद्रित शैक्षणिक विधियाँ हैं। ए व्याख्यान प्रदर्शन विधि, बी समूह शिक्षण विधि, सी समीक्षा नीति संबंधी नीति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जो है शिक्षक केंद्रित शैक्षणिक विधियाँ हैं। 156 है, निम्न में कौन समूह शिक्षण विधि के दोष हैं। ए दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल, बी शिक्षण हेतु अधिक शिक्षकों की आवश्यकता, सी शिक्षण प्रबंध में अधिक समय की आवश्यकता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जो है समूह शिक्षण विधि के दोष है। 157 है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। ये जानकारी प्रदान करना, बी विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, सी अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, डी चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। इसका सही उत्तर है डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। 158 है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। ए व्याख्यान पद्धति, बी निदर्शन पद्धति, सी आगमनात्मक पद्धति, डी पाठ्य पुस्तक पद्धति। इसका सही उत्तर है बी, निदर्शन पद्धति में जो है विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। प्रश्न संख्या 159 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। ए स्मरण, बी बोध, सी प्रवर्तित, डी विभेदीकरण। इसका सही उत्तर है ए स्मरण जो है वो शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। 160 है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। ए विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, डी विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। इसका सही उत्तर है डी, विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। 161 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित है। ए कार्यक्रम अनुदेश विधि, बी सुपुर्द नियत कार्य अधिन्यास विधि, सी कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जो है शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित है। 162 है, शिक्षण की मुक्त अधिगम विधियों पर विचार कीजिए। एक, यह विधि विषयों के बदलते स्वरूप के अनुरूप नहीं होती। 2, समय संसाधन और अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
3 यह छात्रों में मन प्रेरक स्थिति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा बी, 1 और 2 दोनों जो है शिक्षण की मुक्त अधिगम विधि है। 163 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। 2 अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। 164 है, निम्नलिखित में एक कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत शामिल है? ए व्याख्यान विधि, बी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, सी समूह शिक्षण विधि, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, सभी जो है व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और समूह शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। 165 है, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विद्यार्थियों में नए कौशल का विकास। 2 प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। 3 प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में सही है। 166 है, निम्नलिखित में कौन से समूह शिक्षण विधि के गुण हैं? ए यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बी इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। सी, ए और बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों जो है वो समूह शिक्षण विधि के गुण हैं। 167 है, व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। यह कथन किसका है? ए जीन पियाजे, बी थॉमस बर्डेन, सी थॉमस एस ब्रिस्क, डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर है सी, थॉमस एम रिस्क का ये स्टेटमेंट है। 168 है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? ए यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बी इसे विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक सत्यता की ओर प्रेरित होते हैं। सी इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता, रुचि नहीं रह पाती तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। डी इस विधि में सुनने की अपेक्षा देखी गई वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। इसका सही उत्तर है सी, इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता, रुचि नहीं रह पाती तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। यह व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। सी। 169 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 व्याख्यान प्रदर्शन विधि में करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना होती है। 2 व्याख्यान प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं। 3 व्याख्यान प्रदर्शन विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। 4 व्याख्यान प्रदर्शन विधि में शिक्षक की सभी कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 4 सही है। सिर्फ 3 व्याख्यान प्रदर्शन विधि शिक्षार्थी के केंद्रित विधि है, ये सत्य नहीं है। 1, 2 और 4 सत्य है। और 170 नंबर प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ए, अमेरिका से जो है समूह शिक्षण विधि की शुरुआत हुई थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 171, कौन सा सूक्ष्म शिक्षण विधि का उद्देश्य है? ए शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, बी प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास और प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, ये सूक्ष्म शिक्षण विधि का उद्देश्य है। और इस शिक्षण अभिवृत्ति का तीसरा वीडियो अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा, जो 172 प्रश्न से होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।